नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग के ऊपर कई तरह के विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे और जनता भी कहीं न कहीं इस आशंका में थी कि चुनाव आयोग जो है वो कुल वोटरों की संख्या अपने वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं कर रहा है। आखिर क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को जो इस बार आंकड़े को प्रकाशित नहीं कर रहा है अपने वेबसाइट पर। 2019 में जबकि चुनाव आयोग ये सारे आंकड़े अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रहा था। कल यानी 26/5/2024 को चुनाव आयोग आखिरकार नंबर बता ही दिया। कुल वोटरों की संख्या कितनी है अब जाकर बताया। इस बात को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा था कि चुनाव आयोग वोटरों की टोटल नंबर क्यों नहीं बता रहा है, केवल वोट प्रतिशत क्यों बता रहा है। इसको लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गर्मियों के छुट्टी के बाद सुनने का आदेश दिया है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग जो आंकड़े हैं वो अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए। इसी बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं कुछ तो उन्हें राहत मिला है। 5 चरण बीत जाने के बाद 1 करोड़ से अधिक वोटरों की संख्या बढ़ गई। इससे राजनीति पार्टियों और खास करके नागरिकों के बीच ये मामला उठा कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग गड़बड़ी तो कुछ नहीं कर रहा है। कल चुनाव आयोग ने 5 चरणों की कुल वोटरों की संख्या जारी कर दी। आयोग ने फिर से दोहराया कि कोई भी नंबर को नहीं बदल सकता है। ये नंबर सभी उम्मीदवारों के पास होता है। सवाल ये है कि आखिरकार चुनाव आयोग ने इतना देरी क्यों की। फॉर्म 17C को लेकर कोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि सार्वजनिक करने की कानूनी बाध्यता नहीं है। इसकी सूची देने से इनकार क्यों किया चुनाव आयोग। आज अचानक क्या हुआ। आयोग का कहना है कि जो वोटर टर्नआउट ऐप पर डेटा है नागरिकों के लिए उपलब्ध था, लेकिन आयोग ने इसे अपने वेबसाइट पर डालने से क्या परेशानी थी। आयोग ने इतना ही बताया कि अभी तक कि कुल कितने वोटर हैं और कितने वोटरों ने मतदान किया। अब आते हैं 5वें चरण के मतदान पर। आयोग की आलोचना होती है कि आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। लगता है कि इस संदर्भ में आयोग ने कहा है कि वोटर टर्नआउट ऐप पर 13 बार चुनाव आयोग प्रेस नोट जारी कर दिया है, इसीलिए चुनाव आयोग इस चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। तो ये तो रही चुनाव से जुड़ी खबरें जो पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रहा था अपने वेबसाइट पर डेटा। इसके लेकर काफ़ी संदेह फैल रहे थे। आखिरकार चुनाव आयोग ने ये संदेह दूर करने की कोशिश की है। देर से ही की है, लेकिन ये जरूर सराहनीय कदम है, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है। कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, इससे जनता को ये न लगे कि हमने जो वोट दिया वो सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। हम ठगे महसूस नहीं होना चाहिए। जो हो ट्रांसपेरेंसी हो, कोई जीते कोई आए कोई जाए, इससे क्या फर्क पड़ता।
जो भी जीतने के बाद जो सरकारें बनती है वो जनता के लिए होती हैं और ये माना जाता है कि जनता ने ही उन्हें चुना है, बेशक आप उस उम्मीदवार को वोट दें या ना दें। ऐसा हमारे लोकतंत्र का अवधारणा है। दूसरी तरफ बिहार की एक खबर काफ़ी सुर्खियों में आजकल चल रही है। 25 मई को प्रधानमंत्री बिहार के रैली कर रहे थे। बिहार में 3 जगह उनका कार्यक्रम था, पटना, काराकाट और बक्सर। काराकाट की रैली में उन्होंने इशारों में ये बात कही कि जो हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, जो ज़मीन के बदले नौकरी दिए हैं, वो जिस दिन हेलीकॉप्टर से उतरेंगे वो जेल जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार जो है वो यहाँ के लोग बिहारी गुजराती से नहीं डरते और एक 75 साल का आदमी एक 34 साल के लड़के को धमकी दे रहा है कि अगर तुम मुझे चुनाव में हराओगे तो तुम जेल जाओगे। तो हम डरने वाले नहीं हैं, बिहारी गुजराती से डरता नहीं। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हम रोजी रोजगार, बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हार के डर से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कभी वो मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, कभी भैंस की बात कर रहे हैं, कभी मुजरा की बात कर रहे हैं। यह भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग मुजरा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की जो भाषा की स्तर है वो काफ़ी गिरती जा रही है और इस भाषा को सुनकर खुद बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्हें भी लगेगा कि प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा क्यों दे रहे हैं और वो खुद को असहज महसूस करेंगे। ये सारी बातें तेजस्वी प्रसाद ने कहा और तेजस्वी प्रसाद ने एक बार पुनः दोहराया कि 2024 में हमारी सरकार बनने वाली है और हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे और 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिहार में बिजली फ्री करेंगे। ये तमाम बातें तेजस्वी प्रसाद ने दोहराया, लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने जेल भेजने की धमकी तेजस्वी यादव को क्यों दी। इसी तरह आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जो विधानसभा का चुनाव था उसमें वो कह रहे थे कि शरद पवार ने 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया। शरद पवार के भतीजे के बारे में वो कह रहे थे कि शरद पवार की पार्टी ने 70,000 करोड़ की घोटाला किया है और उस घोटाले के जो मुख्य आरोपी थे वो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार थे। हालांकि कुछ दिन बाद बीजेपी ने वहां पर ऑपरेशन लोटस किया और शरद पवार की पार्टी को तोड़ा और जो शिवसेना थी उसके पार्टी को तोड़ा और शरद पवार को डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बना दिया। 70,000 करोड़ के आरोपी को प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि वो जेल जाएगा और उसे बीजेपी ने सीएम बना दिया। इसी तरह असम में हेमंत बिस्वा शर्मा थे, उन पर आरोप लगता था कि वो जब कांग्रेस में थे तो वो बहुत भ्रष्टाचारी है, उन्होंने वाटर घोटाला किया है और वो बीजेपी में आ गए और आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अजीत राणे हो या बहुत सारे नेता हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, अभी तक कम से कम 400 से अधिक सांसद विधायक को डरा कर, धमका कर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया है और वो कहीं ना कहीं कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है इस देश का और प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि
पहले तो पूछते थे लोग कि क्या आधार है, आप कहते हैं कि आपको जेल प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको जेल भेजेंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दोनों को जेल भेजने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद हाथ रहा है। जबकि तेजस्वी प्रसाद ने यह भी कहा कि ये झारखंड और बिहार नहीं है, कोई हाथ लगा के तो देखे, जनता हमारी मालिक। इस पर तमाम तरह के मीडिया अपने चैनलों पर ये दिखा रहे हैं कि तेजस्वी ने प्रधानमंत्री को धमकी दिया। अब सोचिए कि कोई किसी को बोल रहा है कि वो जेल जाएंगे और वो देश के प्रधानमंत्री है। इस तरह की भाषा बोलने वाले को लोग कह रहे हैं कि कोई चर्चा कहीं आप मीडिया में, सोशल मीडिया में, या जो राष्ट्रीय मीडिया तथा कथित, जिसे रवीश कुमार कहते हैं प्रधानमंत्री, 70 से अधिक इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको गोदी मीडिया कहते हैं। और वो गोदी मीडिया के एंकर ये नहीं पूछते हैं कि कोई प्रधानमंत्री रैली में जाकर खुलेआम कह रहा है कि तुम जेल जाओगे, तुम्हें जेल भेजेंगे। 10 साल बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और कितने विपक्ष के नेताओं को जेल भेजी, कितने पर ईडी सीबीआई के छापे मरवाकर अपने पार्टी में शामिल करवाया, और 10 साल बाद उन्हें याद आ रहा है कि उन्हें जेल भेजना। तो ये धमकी नहीं हुआ, क्या हुआ? और इस पर चुनाव आयोग भी खामोश। लेकिन उनके रिप्लाई में जब तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि बिहारी डरता नहीं है और ये दिल्ली और ये झारखंड नहीं है, अगर आप तेजस्वी को हाथ लगाएंगे तो बिहार की जनता जो हमारी मालिक है आपको माफ़ नहीं करेगी। तो ये तो रहा बिहार से जुड़ी खबरें। इसी तरह देश में तमाम तरह की वाद विवाद चल रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर कोई प्रक्रिया नहीं दे रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण अपने रैलियों में क्यों दे रहे हैं। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये नफरती भाषण नहीं है? क्या ये धमकी नहीं है? अगर देना भी हो तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक नोटिस भेज देता है कि आपके स्टार प्रचारक इस तरह के भाषण न दें। मैंने उससे भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट इस तरह की नोटिस दे। खैर, जो हुआ वो हुआ। अब हम 7वें चरण के मतदान के लिए पूरे देश भर में 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इससे बीच काफ़ी मीडिया हवा बनाने में लगी हुई है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब तो फाइनल रिजल्ट आपको 4 जून को ही मिलेगा। तब तक के लिए आप, अगर आपके संसदीय क्षेत्र में वोट नहीं पड़े हैं तो कृपया आप ज़रूर जाके अपना वोट डालें और अपने वोट के अधिकार को पहचानें। आपका एक वोट ही देश की तस्वीर बदल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।